हेलो दोस्तों। तो स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग का और एक लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 5 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो कि है कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड दिस प्रॉपर्टीज। जैसे कि हर लेक्चर के पहले बोल देता हूँ कि इस लेक्चर देखने से पहले पिछले लेक्चर देना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज चलता है। तो इस बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को लेकर बहुत कुछ बात किए थे। आयनिक कंपाउंड्स में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी वगैरह वगैरह सब कुछ सीखे थे। हम लोग सीख लिए थे कि आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा, कोवेलेंट जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और आयनिक कंपाउंड्स में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी देखे थे, और इलेक्ट्रोवैलेंसी का टाइप्स, इलेक्ट्रोवैलेंसी अल्काली मेटल्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, ये सब कुछ देखे थे। और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। और लास्ट में जाते जाते आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड एवर साइकिल को लेके कुछ डिस्कशंस किए थे। तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड का जो बेसिक लेक्चर था, आयनिक कंपाउंड तो खत्म हो गया। अब आते हैं, जो नया टॉपिक है वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली क्या है, जो आयनिक कंपाउंड था उसका ही थोड़ा सा एक उल्टा सीधा कोवेलेंट कंपाउंड के साथ, कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस का मतलब। तो जो आयनिक कंपाउंड था, आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा था कि कभी भी अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एक ए एटम था, उसने पूरा पूरा बी को दे दिया। मतलब ए के पास कोई चॉकलेट था, उसने बी को पूरा दे दिया, तो वो पूरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, वो चॉकलेट वो नहीं खाएगा। अब क्या होगा, अगर सेम सिमिलर चीज कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोग देखने जाए, तो ए के पास एक चॉकलेट था, बी के पास एक दूसरा डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट था। तो दोनों ने बोला कि चल भाई, दोनों ने मिलके ये भी आधा दिया, ये भी आधा दिया। या फिर ऐसे समझो कि ए के पास आधा चॉकलेट था, बी के पास आधा चॉकलेट था, और दोनों को मिलके एक चॉकलेट बनाना, तो दोनों आधा आधा चॉकलेट मिलके एक चॉकलेट बना डाला। तो बॉन्ड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स का, अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं, ये बहुत बेसिक्स चल रहा है, तो बेसिक्स भी ध्यान से सुन लेना। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का अगर मैं डेफिनेशन के बारे बात करूं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी मैं आयनिक कंपाउंड्स का बात करूं, तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और इसको ही हम लोग बोलते हैं कि कोवेलेंसी, और द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज दिस कोवेलेंसी। अब मुझे बताओ, जो तुम्हारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। अब ये जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से टाइप का होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए या फिर अनपेयर्ड होना चाहिए। अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और मैं बात करूं ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को, हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब मुझे बताओ, अब इक्वल शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का बात चल रहा है। अब ये स्टेटमेंट लिख लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज पार्टिसिपेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इतना क्लियर है। अब इतना अगर क्लियर है, मान लो और पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको अच्छे से लिख दो, इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर मैं लिखूं, कोई ए था, कोई ए एटम था और बी बी एटम था, तो दोनों के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो ए ने क्या किया, ए ने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया, और बी ने क्या किया, बी ने भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन नॉर्मल कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन कर लिया, और इसके बीच में क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब मुझे बताओ, जो तुम्हारे पास ये कॉमन एरिया है, ए और बीच के बीच में, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कॉमन एरिया, ए और बी के बीच में जो कॉमन एरिया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इतना क्लियर है, उसमें तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास, आफ्टर बॉन्ड शेयरिंग, आफ्टर आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन,
आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जब हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब तुम्हारे पास जब आफ्टर बॉन्ड शेयरिंग जो जो एक ही कोई भी एक एटम ले लो, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ? आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई कोई भी एटम के पास, मान लो ए लिया या फिर बी लिया, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कितना हुआ? बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन तुम्हारे पास एक एक के पास कितने थे? बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बिफोर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए और बी के पास तुम्हारे पास कोई भी एक एक करके इलेक्ट्रॉन था। इतना क्लियर हुआ? तो अब हम लोग आते हैं कोवैलेंसी का डेफिनेशन में। इतना तो क्लियर हो गया ना? अब आते हैं कोवैलेंसी का डेफिनेशन में। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होता है? कोवैलेंसी का जब डेफिनेशन में जाओगे, कोवैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म, number of just a second, number of covalent and coordinate bond, number of covalent and coordinate bonds formed by the atom is known as कोवैलेंसी। तो मतलब जितना ज्यादा को नंबर ऑफ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एक एटम बना सकते हैं, ये सिंगल एटम का बात कर रहा है, नॉट लाइक कि दो चार एटम मिलके बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर सिंगल एटम जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही हम लोग कोवैलेंसी बोल देते हैं। इतना क्लियर है? और इसके साथ साथ एक और चीज लिख लेना, अगर हम लोग जब भी कोवैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि तुमने देखा कि जितना बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉन था, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इतना क्लियर है? अब कोवेलेंसी का जो सही, मतलब जो तुम्हारे पास, अब एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोवेलेंसी का डेफिनेशन में ये जो मैंने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये पक्का एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि कितना एक एटम मिलके कितना उसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहा है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एक एटम के लिए हमेशा एक सिमिलर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है। तो कोवेलेंसी का डेफिनेशन में दो चीज और आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होके क्या हो जाता है कि अगर तुम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके बात करो, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which is present in its which is present in its ground state or in its excited state configuration, ground state or in its excited स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इतना क्लियर हो गया? इतना अगर क्लियर हो गया, अब मुझे बताओ, हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो एक नॉर्मल, तो अगर मैं एक कार्बन का एग्जांपल लिया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब मुझे बताओ, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो ये तुम्हारे पास 1s2 है, जिसमें दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 2s2 है, जिसमें क्या होगा, जिसमें 2s2 का थोड़ा सा ऊपर रखना सबसे बेस्ट है। हाँ, तो ये तुम्हारे पास 2s2 है। अब तुमने क्या किया, इधर क्या आता है 2s और 2p, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा इन ग्राउंड स्टेट, और ये तुम्हारे पास जो कार्बन का है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स number of unpaired electrons
ऑफ कार्बन कितना हुआ, 2। अब यही सेम चीज जब तुम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी, अब देखो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जब बात करो, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के जब जब भी मैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन जंप होता, मतलब क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में अपना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दिखाना चाहता है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कोवेलेंसी मैक्सिमम होने की कोशिश करते हैं, कोवेलेंसी मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज रिच्ड, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज रिच। उसका मतलब है जो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था वो अनपेयर्ड जाने की कोशिश करता है, मतलब 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाने की कोशिश करता है। अब तो उसके पास क्या हो जाएगा, ये 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन था और इधर तुम्हारे पास 2s2 था और उधर तुम्हारे पास 2p था। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन। अब पहले इधर अब 2s1 हो गया, 2p3 हो गया। अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अभी तुम्हारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। तो तुम्हारे पास पहले जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट थे, कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट थे तो तुम्हारे पास 2 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था। अब जब कार्बन इसका एक्साइटेड स्टेट पे प्रेजेंट है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन या फिर फास्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। ये किसके लिए बात कर रहे हो, कार्बन एक्साइटेड स्टेट के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो अब तुम पूछ सकते हो, कोई बच्चे का दिमाग में आता है ना कि सर 1s2 में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 1s2 से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें क्यों नहीं गया। 1s2 से इधर जाने के लिए तुम्हारे पास n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाना पड़ता है। अब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाना मतलब तुम क्या कर रहे हो, शेल नंबर डिफर हो रहा है। शेल नंबर जब भी डिफर हो रहा है ना, तब याद रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास अपना कोवेलेंसी एक्सटेंड करने के लिए सिमिलर शेल प्रेजेंट है, मतलब 2s और 2p प्रेजेंट है, दोनों का n इक्वल टू 2 है। अब 1s2 से 2p2 जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, तुम्हारे पास शेल नंबर का डिफरेंस करना पड़ रहा है, मतलब n इक्वल टू 1 में जो प्रेजेंट था वो उठ के n इक्वल टू 2 में जा रहा है। तो उसके लिए जब भी शेल नंबर का डिफरेंस आए तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है, मतलब उसके लिए जो एनर्जेटिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए जो एनर्जी लगेगा इसके लिए जो एनर्जी लगेगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, हाई रिक्वायर्ड। तो इतना ज्यादा एनर्जी लगता है तो वो प्रोसेस फिजिबली नहीं होता, ठीक है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ना तो सही नहीं होगा ना। तो ये तुम्हारे पास एक नॉर्मल है कि एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जो कि रह जाता है कि मैं अगर बोलूं, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दो, एक सिंपल क्वेश्चन, which is the excited state excited state configuration ऑफ कार्बन एटम। अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हारे पास 1s 2s2 है, मैं 1s2 को इन जनरल ले रहा हूँ, बस 2s ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में बोल रहा हूँ क्या, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर दो, एक इलेक्ट्रॉन को उल्टा कर दो। थर्ड ऑप्शन में तुम्हारे पास इसको 2 रख दो, तुम्हारे पास इसमें भी 2 रख दो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में तुमने क्या किया, चारों में एक एक पकड़ा दिया, मगर एक को उल्टा कर दिया। फिफ्थ ऑप्शन में, सॉरी, फिफ्थ ऑप्शन में तुमने क्या किया, चारों को सिमिलर टाइप का रखा। सिक्स्थ ऑप्शन में तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखा और एक को सीधा, दो को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर विच इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, तो तुम क्या बोलोगे कि एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए तुम बोल रहे हो कि सर अभी तो पता है हम लोगों जो फिफ्थ ऑप्शन है, ये फिफ्थ ऑप्शन हम लोग देख रहे थे, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या है कि चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये सिमिलर डायरेक्शन में, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, ये वाली इसके लिए देखा था। मगर देखो, ध्यान से सुनो, हमने क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, इसमें कोवेलेंसी का कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। जब भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा, ये तो तुम्हें नहीं बोलेगा कि सर जो क्वेश्चन आया भाई बच्चों कि ये क्वेश्चन कि
केमिकल बॉन्डिंग से उठ के आया है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम के बारे में जब भी बात करें, मतलब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, any electronic configuration other than the ground state configuration, other than the ground state, just a second, हाँ, other than the ground state electronic configuration, other than the ground state electronic configuration, मतलब तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट छोड़ के जितने भी होगा, वो तुम्हारे पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काउंट होगा। मतलब तुम्हारे पास ये, तो तुम्हारे पास जो पहला वाला आया, ये तुम्हारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो एक्साइटेड स्टेट में काउंट नहीं होगा। तो पहले वाला छोड़ के ये सेकंड में, इसके लिए भले ही ये तुम्हारे पास, अभी मैं आता हूँ कोवेलेंसी और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस क्या होता है, जो लोग समझ के बैठे इस क्वेश्चन में, लोग फिफ्थ करके जो लग रहा है ना लोगों की, ये तो बहुत बेसिक्स है, तो इसमें ही गलती होता है, बेसिक्स में ही लोग फंसते हैं। तो जो फिफ्थ वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, सिक्स वाला है, फिर सब कुछ तुम्हारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगा मल्टीपल चॉइस के, अगर तुम मैं बात करूँ तो इस केस के लिए ग्राउंड सेट कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं होगा। तो इस छोड़ के जब भी तुम जाओगे, इसमें क्या होगा? तुम बोलोगे भैया इसमें तो एक एक उल्टा हो गया। तो ये अगर एक उल्टा हो गया, तुम्हें पता है कि ये जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये तुम्हारे पास लोएस्ट एनर्जी है। ये अगर तुम्हारे पास लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल है, तो इसको छोड़ के जितने भी होगा, इसके लिए इसको स्पिन को चेंज करने के लिए थोड़ा-सा एनर्जी ज़्यादा होगा, थोड़ा-सा एनर्जी उसको चाहिए होगा, तो उस सिस्टम का एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए उसका एनर्जी थोड़ा-सा इंक्रीमेंट होगा। वो थोड़ा-सा इंक्रीमेंट के लिए उसका, मान लो ग्राउंड स्टेट का इतना है, तो एक्साइटेड स्टेट का इतना होगा, तो उस थोड़ा-सा एनर्जी इंक्रीमेंट कॉन्फ़िगरेशन को ही भी हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। उसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये जितने भी है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। तो इसको ही हम लोग सबको एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जो कि तुम्हारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देगा, जो जिस केस में, ये फिफ्थ वाले केस में तुम्हारे पास क्या हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि दे रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिमिलर स्पिन स्टेट फैशन, इन ए सिमिलर स्टेट फैशन सिमिलर स्पिन स्टेट फैशन। इस केस के लिए हम लोग, तुम बोल सकते हो कि इस केस के लिए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करेगा, ये मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करेगा। मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करना और एक्साइटेड स्टेट होना अलग बात होता है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, तो मैं एक मैक्सिमम कोवेलेंसी के लिए एक चीज लिख लो, कि तुम्हारे पास जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगा, अगर तुम मैक्सिमम कोवेलेंसी में आऊंगा, बस डेफिनेशन की तरह सुन लो। मैक्सिमम कोवेलेंसी, अगर मैं पी ब्लॉक का बात करूं, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ पी ब्लॉक, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्ट क्यों लिखा, मैं अभी थोड़ी देर में रीजन में आ जाऊंगा। एक्सेप्ट तुम्हारे पास क्या होगा, एक्सेप्ट तुम्हारे पास सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल्स। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास बेसिक, अगर मैं बोलूँ एक लॉजिक है कि जिससे तुम मैक्सिमम कोवेलेंसी अपना निकाल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना अगर क्लियर हो गया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कि और एक एग्जांपल लेते हैं जो कि नाइट्रोजन का एग्जांपल है। नाइट्रोजन का एग्जांपल में जैसे कि कार्बन का एग्जांपल देखेंगे, सिमिलर एग्जांपल हम लोग नाइट्रोजन के लिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ पी ब्लॉक, अगर मैं सेकंड पीरियड को छोड़ के बात करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल्स कितना होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल्स क्या होगा। मतलब सिंपल टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल टर्म्स में NS1 to 2 और NP1 to 6, और NS1 to 2 लिखने से ज्यादा बेहतर है तुम लोग सीधा लिख लो NS2, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स का जब भी मैं बात करूँ, तब तो NS ऑर्बिटल्स तो फुल्ली फिल हो ही जाएगा, तो NS2 डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो इतना हो गया। तो हम लोग, मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ये सिमिलर चीज हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के केस में क्या होता है। तो नाइट्रोजन का अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक
ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये तुम्हारे पास 1s2 हो गया, और तुम्हारे पास थोड़ा सा हाई एनर्जी लेवल पे क्या होगा? 2s2 तुम्हारे पास 2 है, और 3 तुम्हारे पास क्या है? 3 तुम्हारे पास 2p3 है, 2p3। अब इधर मैंने क्या बोला? कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर, जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही तुम्हारे पास क्या होगा? कोवेलेंसी होगा। तो तुम्हारे पास कोवैलेंसी क्या आया? कोवैलेंसी इक्वल टू 3। इतना क्लियर है? अब सिमिलरली अगर ये सेम चीज तुम करने जाओ कि जो नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल्स है, अब नाइट्रोजन का कोवेलेंसी तो 3 है, अब नाइट्रोजन के पास और कोई वैकेंट ऑर्बिटल बचा है क्या? और तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल बचा नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन से अगर मैं कोवेलेंसी का बोलूं तो नाइट्रोजन 3 ही होगा। बट नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी, बट मैक्स नाइट्रोजन बट नाइट्रोजन कैन शो इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी, its maximum nitrogen can show its maximum covalency up to 4। इतना क्लियर है? तो नाइट्रोजन अब उसका कोवेलेंसी 4 तक दे सकते हैं। तो कैसे दिया? तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो भी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके जो जितने भी लोग बता देता है ना, कि मैं भी जैसे बोला कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से, सिर्फ कोवेलेंसी से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का बात करूं, मैं बोल दिया कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो वही मेरा कोवेलेंसी हो गया। तो मैं अगर NH4 प्लस के लिए बात करूं तो NH4 प्लस ऐसे होता है, NH4 प्लस, ये तुम्हारे पास आया। तो नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड फॉर्मेशन किया? 4 बॉन्ड फॉर्मेशन किया ना। तो 4 बॉन्ड अगर नाइट्रोजन ने फॉर्मेशन किया तो उसका कोवेलेंसी क्या है? उसका कोवेलेंसी 4 ही हुआ ना। तो ये कैसे हुआ? देखो, 1s2 जो होता है ना, ये n इक्वल टू 1 होता है। n इक्वल टू 1 से बॉन्ड फॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट जिसके लिए n इक्वल टू 2 प्रेजेंट है, वैलेंस शेल जो कोवेलेंस जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा देखा जाता है। तो अभी क्या होगा, जो तुम्हारे पास तीन 2s2 और 2p3 को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो ये तुम्हारे पास 2s2 था और ये तुम्हारे पास 2p3 था। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक तीन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और ये तीन तुम्हारे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया, ये तुम्हारे पास क्या फॉर्मेशन किया? 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन तो कर दिया। अब तुम्हारे पास दूसरा चीज क्या आता है? दूसरा चीज जो कि तुम्हारे पास आता है, ये आता है जो लोन पेयर बचा है। जो नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल में 2s2 और 2p3 से तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। जो नाइट्रोजन का जो 2s ऑर्बिटल में जो लोन पेयर बचा है, ये डायरेक्टली एज इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेशन होता है। these two electrons are donated these two electrons these two electrons are donated to an electron deficient compound to an electron deficient compound to an electron deficient atom or compound। एटॉम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एटॉम और कंपाउंड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसने क्या किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इतना क्लियर हो गया? तो मेरे पास नाइट्रोजन जो था, नाइट्रोजन ने तीन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तीन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बच रहा था, मान लो सामने H प्लस दिखा, तो H प्लस को चाहिए था एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो उसने क्या किया? दोनों जो लोन पेयर था, वो लोन पेयर को सीधा H प्लस को डोनेट कर दिया। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेसिक डेफिनेशन में ये बोलते हैं कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट की ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने नाइट्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को पूरे तरीके से नहीं दिया। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या? अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया और फॉर्मेशन क्या हुआ? तुम्हारे पास तीन कोवेलेंट बॉन्ड का तो था ही था, और इधर एक ये एरो साइन देके हम लोग दिखाते हैं, और नाइट्रोजन ने डोनेट किया इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो ये तुम्हारे पास सीधा मुद्दा है। तो जो इसने किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जस्ट सेकेंड, इसको अभी नहीं आएगा जब हम लोग उसको कोवेलेंट बॉन्ड में। तो इतना क्लियर हुआ? हाँ। अब तुम्हारे पास ये जब तक ये खत्म हो गया, ये अगर खत्म हो गया तो हम लोग क्या आते हैं कि
कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, a bond which is formed by unequal sharing of electrons is known as coordinate bond, and which is formed by equal sharing of electrons is known as a इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर हो? ये तुम्हारे पास बेसिक डेफिनेशन है, इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर है? तो इतना क्लियर हो गया। अब वही सेम चीज में अगर नाइट्रोजन का अगर समझ गया हो तो फॉस्फोरस में चलते, जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ना कोवेलेंट बॉन्ड के पीछे, वही कवर करने का मेन मुद्दा है। केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ ही लेंगे, मगर उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको खोद के निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉस्फोरस के लिए आओ। अब फॉस्फोरस के लिए जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने जाओ तो क्या होगा? फॉस्फोरस का लास्ट शेल क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 1s2 2s2 2p6। ये नाइट्रोजन का नीचे आता है फॉस्फोरस। ग्रुप नंबर कौन सा है? ये लोग ग्रुप नंबर 15 होता है। ग्रुप नंबर 15 होता है तो फॉस्फोरस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहेगा? 3p3 रहेगा। तो 1s2 2s2 2p6, तब उसके बाद क्या आएगा? 3s2 आएगा, 3p3 आएगा। इतना क्लियर है? ये तुम्हारे पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना क्लियर हुआ? अगर तुम्हारे पास क्लियर हो गया तो इसके बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना आया? 3 आया। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 आया तो फॉस्फोरस को ऐसे दिखा देता हूं मैं, नियॉन दिखाता हूं, उसके बाद 3s2 3p3। इधर 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 3s2 में और 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 3p में गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। मतलब तुम्हारे पास कोवैलेंसी इसके लिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फॉस्फोरस का कोवैलेंसी कितना हुआ? फॉस्फोरस का कोवैलेंसी तुम्हारे पास आया 3। इतना क्लियर है? अब सिमिलर चीज मैं बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के पास आपको वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है। अब देखो, वैकेंट ऑर्बिटल तुम्हें नहीं दिख रहा है मगर फॉस्फोरस को दिख रहा है कि 3s और 3p तो है ना, तो उसका अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंट्रोडक्शन हो गया तो 3d भी तो है ना, 3d भी तो पूरा वैकेंट पड़ा है। इसके पास 3d जो है ये पूरा पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, 3D वैकेंट ऑर्बिटल पूरा फुल्ली पड़ा है। तो अगर 3D वैकेंट ऑर्बिटल फुल्ली पड़ा है तो ये पहले बात तो क्या करेगा? पहली बात तो बोलेगा जो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, मैं अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी रीच करना चाहता हूँ। मैक्सिमम कोवैलेंसी रीच करने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करता हूँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर बैठ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर बैठ जाएगा तो तुम्हारे पास इधर एक इलेक्ट्रॉन हुआ, 3p में क्या होगा? 3p में एक 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 इधर इलेक्ट्रॉन पहले से ही था और तुम्हारे पास जो d था उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया और 4 तो बाकी ऐसे खाली रहेगा। ये तुम्हारे पास क्या हुआ? 3s आया, 3p आया, 3d आया। अब तुम्हारे पास पहले देखो, पहले के अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो फॉस्फोरस का जो कोवैलेंसी है, फॉस्फोरस का कोवैलेंसी पहले कितना था? 3। अब तुम्हारे पास फॉस्फोरस का कोवैलेंसी बढ़ के कितना हो गया? फॉस्फोरस का कोवैलेंसी बढ़ के हो गया 5। मतलब 3 से 5 तक की सफर तैयार किया। अब देखो, ध्यान से सुन लो एक छोटी सी बात। तुम्हारे पास जब भी कोवैलेंसी का इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं, कोवैलेंसी का इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देख रहा हो, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब भी फॉस्फोरस का बात किया, फॉस्फोरस ने क्या बोला? भाई मेरे पास तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था तो मेरे पास कोवैलेंसी में 3 ही कर सकता हूँ। अभी सिमिलर चीज जब उसने अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी रीच करने की कोशिश किया, तब उसने क्या देखा कि
मेरे पास 3d ऑर्बिटल तो वैकेंट बैठा है ना। अगर 3d ऑर्बिटल मेरे पास वैकेंट बैठा है तो क्यों ना मैं एक इलेक्ट्रॉन जो कि मेरे पास पेयर्ड था, 3s में पेयर्ड था, उसको मैं 3p में दे देता हूँ, 3d में दे देता हूँ। जब भी उसने क्या किया, अपना 3s इलेक्ट्रॉन को 3d ऑर्बिटल में दे दिया, तो उसका क्या हो गया बोलो, उसके पास जो कोवेलेंसी था एक इंक्रीमेंट हो गया। और कोवेलेंसी इंक्रीमेंट का हम लोग कैसे देख रहे हैं कि मान लो अगर तुम्हारे पास 3s में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अरे देखो ना, सीधी बात है, किसी का शादी हो गया, मतलब एक कपल है, अब अगर डिवोर्स हो जाता है ना सिंपली, तो लड़का सिंगल हो जाता है, लड़की सिंगल हो जाता है। जो एक दो इलेक्ट्रॉन शादी करके बैठा था, पेयर तरीके से था, अब दोनों बिछड़ गए। अब दोनों बिछड़ गए तो तुम्हारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के खोज हो गया ना। मतलब जो कि पेयर्ड था, अब वो सेपरेट होकर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया। इतना क्लियर है? अगर इतना अगर क्लियर है, उसके बाद हम लोग चलते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सल्फर का कॉन्सेप्ट में जाते हैं। सल्फर का कॉन्सेप्ट में देखो, जैसे कि फास्फोरस का किया, हम लोग सल्फर में जाते हैं। सल्फर में बताओ क्या होगा। सल्फर में तुम्हारे पास सल्फर में तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियॉन होता है। नियॉन ये किसका भाई है? ऑक्सीजन का ही भाई है। ऑक्सीजन के नीचे आता है तो 3s2 3p4 होता है। तुम्हारे पास अगर मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं तो कितना होगा? यही तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको अगर ड्रॉ करो तो ये तुम्हारे पास 3s आएगा, 3s2, और तुम्हारे पास 3p4। ये नियॉन में जितने भी है ये तो तुम्हारे पास सारे पेयर्ड है ना। तो एक तुम्हारे पास ये, एक तुम्हारे पास ये, तो तुम्हारे पास क्या हुआ? अभी कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सल्फर का कोवेलेंसी क्या होगा? सल्फर का कोवेलेंसी तुम्हारे पास होगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कोवेलेंसी होता है। तो तुम्हारे पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो सल्फर बोलेगा कि भाई मेरे पास तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे कोवेलेंसी में दो से ऊपर नहीं ले जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ? सल्फर ने बोला कि तुम्हें नहीं दिख रहा है, मगर सल्फर ने बोला भाई मैं कोवेलेंसी एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर तो मेरे पास बोल रहा है कि 3s और 3p है, मेरे पास तो 3d भी प्रेजेंट है ना। मतलब अगर मैं तू बोल रहा है कि 3s है और ये मेरे पास 3p है, जो कि पेयर्ड तरीके से था, उसके बाद मेरे पास पूरा खाली 3d भी तो पड़ा है ना। खाली 3d पड़ा है, तो अगर खाली 3d पड़ा है तो ये क्या बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन उठ के अगर इधर आ जाए तो इधर जो दो इलेक्ट्रॉन था, वो दो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? जो दो पेयर था उसमें एक रहेगा और इधर आ गया। तो मेरे पास ये जो फास्ट एक्साइटेड स्टेट अगर मैं बोलूं, फास्ट एक्साइटेड स्टेट फास्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास उसका कोवेलेंसी किस में चेंज हो गया? इसका कोवेलेंसी मेरे पास चेंज हो गया। अब तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4। तो 4, तो सल्फर अपना कोवेलेंसी 2 भी दिखा सकता है, सल्फर अपना कोवेलेंसी 4 भी दिखा सकता है। अब सल्फर इधर रुकेगा नहीं। सल्फर सीधा बोल रहा है कि अगर तू सोच रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो मेरे पास और एक 3s में भी तो है। अब ये कॉन्सेप्ट 1s का नहीं लगाना। 1s 2 से उठ के 2p में क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि इसमें n इक्वल टू, मतलब तुम्हारे पास अगर शेल का डिफरेंस देखो, शेल का डिफरेंस n इक्वल टू 1 है। मगर तुम्हारे पास अभी 3s से 3d जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 3s से 3d जाने में इसका शेल डिफरेंस इक्वल टू 0। ये डेल्टा एन जो है, ये तुम्हारे पास क्या है? शेल डिफरेंस, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंस। तो शेल डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे पास जब ये उठ के जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। 3p में तुम्हारे पास कितने थे? 3p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो था ही था, और 3d में जो कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4, 1 2, तो तुम्हारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया 3d में। तो ठीक है, अब तुम्हारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट अगर मैं बोलूं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट जस्ट ऑन कॉन्फ़िगर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं एक्साइटेड स्टेट का लिख रहा हूँ। तो तुम्हारे पास अभी कोवेलेंसी कितना हो गया? कोवेलेंसी तुम्हारे पास 6 हो गया। इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो सल्फर का समझ आया ना। अब देखो मैंने जो बताया, तुम्हारे पास जब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सल्फर का कोवेलेंसी क्या था? 2। अब उसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक पेयर्ड कपल था। एक पेयर्ड कपल को तुम तोड़ोगे तो दो सिंगल लोग जनरेशन होगा, तो कोवेलेंसी हमेशा +2 से इंक्रीमेंट होता है।
और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तोड़ के तुमने दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो +2 से इंक्रीमेंट हुआ। तो हमेशा जो कोवेलेंसी इंक्रीमेंट होता है, कोवेलेंसी इंक्रीमेंट कैसे होता है? कोवेलेंसी इंक्रीमेंट का टेंडेंसी होता है कि वो +2 करके +2 करके तुम्हारे पास बढ़ता है। अब ये सिमिलर एग्जांपल मैं एक हेलोजन फैमिली के लिए ले लेता हूँ। सिमिलर जब पी ब्लॉक के लिए बात कर ही लेता हूँ तो इन डिटेल्स में बात कर लेता हूँ, क्योंकि सबका अब बहुत लोग समझ गए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हो, और या फिर खुद से सोच सकते हो कि सल्फर के लिए हम लोग कैसे सोचे। सॉरी, क्लोरीन के लिए, सल्फर तो हो गया। तो सॉरी, जस्ट अ सेकंड, हाँ, सल्फर के लिए कैसे सोचे? तो सल्फर के लिए अगर सोचना है, देखो, सॉरी, क्लोरीन के लिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, क्लोराइड लिख दिया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नियोन, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p5। और क्लोरीन का अब 3s2 3p5 जब तुम ड्रॉ करोगे, ऐसे तुम 3s2 1 2 और 3p5 में 1 2 3 4 5, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जस्ट मैं सेपरेशन लाइन खींच देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हम्म, अब देखो, अब तुमने क्या किया? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास एक ही आ, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इतना ही है, तो तुम्हारे पास कोवेलेंसी में कितना होगा? कोवेलेंसी तुम्हारे पास 1 होगा। तो अब सिमिलर चीज में क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने की कोशिश कर लो। तो तुम्हारे पास क्लोरीन के पास ये 3s है, तुम्हारे पास 3p है, तो तुम्हारे पास 3d भी तो एग्जिस्ट करेगा ना पक्का, ऑब्वियसली। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन था, इधर तुम्हारे पास पहले, और पहले 3s से जाएगा या 3p से जाएगा? पहले 3p से ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि 3s और 3p में हमेशा 3p और 3d का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा कम है। तो 3p से 3d में उठ के जाना उसके लिए बहुत बहुत छोटी बात है। तो इसके लिए पहले क्या किया, इसने 3p से एक इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर कर दिया। तो इधर तुम्हारे पास दो थे, इधर एक हो गया, अब इधर एक हो गया। अब ये इधर तुम्हारे पास अब कोवेलेंसी कितना हो गया? अगर मैं बोलूं फास्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं बोलूं फास्ट एक्साइटेड, तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन का कोवेलेंसी कितने में हो गया? क्लोरीन का कोवेलेंसी ट्रांसफर होकर 3 में हो गया, क्योंकि अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है। अब सिमिलर चीज मैं करना चाहता हूँ इसके लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए इधर तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर तुम्हारे पास जो पेयर्ड था, इधर से एक उठ के, एक इलेक्ट्रॉन उठ के फिर से क्या किया, इसमें जंप करेगा। इसमें अगर जंप करेगा तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? तुम्हारे पास एक हो गया, दो हो गया, तो इधर कोवेलेंसी कितना हो गया? कोवेलेंसी इसका ट्रांसफर होके 5 हो गया। इतना क्लियर है। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए बात करो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये क्यों जाने की कोशिश करेगा? क्योंकि ये तो अपना मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करेगा ना। तो इधर तुम्हारे पास, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तक जाएगा, इधर से इधर तक अगर जाएगा, तुम्हारे पास कितना हो गया? एक 3p में 3 था, और इधर उठ के तुम्हारे पास 1 2 3 4, 1 2 3, तुम्हारे पास कोवेलेंसी किस में ट्रांसफर हो गया? कोवेलेंसी ट्रांसफर हो गया 7 पे। तो तुम्हारे पास, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन का, क्लोरीन का कोवेलेंसी 7 नहीं है। क्लोरीन का अगर कोई लिख रहा है कि क्लोरीन का कोवेलेंसी 7 है, वो गलत है। क्लोरीन का अगर मैं बोलूं मैक्सिमम कोवेलेंसी के बारे में बात करूं, तो क्लोरीन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 होता है। मगर क्लोरीन का हर एक केस में 1 भी एग्जिस्ट करता है, 3 भी एग्जिस्ट करता है, 5 भी एग्जिस्ट करता है, 7 भी एग्जिस्ट करता है। इतना क्लियर है। अब ये तो अगर क्लियर हो गया, इन जनरल टेस्ट में मैं जेनॉन का थोड़ा सा छोटे टेस्ट में मैं करने की कोशिश करता हूँ कि जिसकी जल्दी जल्दी हो। नॉट लाइक कि ये कोई ट्रिक है, मतलब अगर तुम्हारे पास ये समझ आ गया तो तुम कर सकोगे। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसका मैं एक सेपरेशन लाइन खींच देता हूँ। अगर इधर मैं जेनॉन का रिस्पेक्ट में बात करूं, जेनॉन जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जेनॉन का होगा 5s2 होगा, 40 5 6 5p6। ठीक है, इधर तुम्हारे पास 4d वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो 40, अगर तुम्हारे पास जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5s2 है और 5p6 है, तो तुम्हारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें तो 5s और 5p, मतलब
जेनॉन अपना ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपना कोवेलेंसी कितना दिखाता है, अपना कोवेलेंसी दिखाता है 0। ठीक है, अब ये सेम चीज अगर तुम 5p से पहले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 5p से, तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट में और डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे हो, तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा, फिर 5p5 हो जाएगा, और तुम्हारे पास 41 हो जाएगा। 41 अगर होगा तो तुम्हारे पास कोवेलेंसी इंक्रीज करके, अब तुम बता सकते हो खुद से कि हमेशा कोवेलेंसी कितने का इंक्रीज करता है, हमेशा कोवेलेंसी का इंक्रीज +2 से होता है। इधर भी नाइट्रोजन, सॉरी, क्लोरीन का केस में भी देख लो, क्लोरीन का केस में जब तुमने इधर से 1 से गया तो 3 में गया, मतलब +2 का इंक्रीमेंट, +3 से +5, +5 से +7, मतलब +2 करके इंक्रीमेंट होता है। इधर तो जेनॉन का भी, जेनॉन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसका उसका कंपाउंड ही नहीं बनता, क्योंकि वो कंपाउंड बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कोवेलेंसी 0 है। मगर वो फर्स्ट एक्साइटेड टेस्ट में वो बना सकता है, क्योंकि उसका कोवेलेंसी 2 है। अगर यही चीज ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाए, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या बोलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन उठ जा, तो 5s2 5p4 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, तो उसके पास कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, कोवेलेंसी तुम्हारे पास हो जाएगा 4। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 5s2 तो तुम्हारे पास नॉर्मल था, 5p3, अब पी ऑर्बिटल में, पी में 3 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करता है, तीनों तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रख गया, और 4d में 3 चला गया, तो उसके पास अभी कोवेलेंसी कितना इंक्रीमेंट हो गया, कोवेलेंसी का इंक्रीमेंट होकर 6 हो गया। अब तुम इसको बना के देखना खुद से। अब लास्ट में जब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आता है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए 5s से एक इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा, तो 5s1 5p3 44 हो जाएगा, तो इधर कोवेलेंसी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोवेलेंसी हो जाएगा 8, जो कि तुम्हारे पास जो 8 आया, ये तुम्हारे पास क्या आया, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। इतना तुम्हारे क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज में, कि सॉरी, नेक्स्ट चीज बोल रहा हूँ कि इधर +2 का इंक्रीमेंट हुआ, इधर से इधर जाके भी +2, इधर से इधर जाके भी +2, इधर से इधर जाके भी +2। तो तुमने हमारे पास जब भी पूछेगा कि कोवेलेंसी, ये अगर मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में आया कि जेनॉन का कोवेलेंसी क्या क्या हो सकता है, तो इट्स नॉट लाइक कि जेनॉन का कोवेलेंसी सिर्फ 8 होता है। जेनॉन का कोवेलेंसी क्या हो सकता है, जेनॉन का कोवेलेंसी तुम्हारे पास 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब जीरो भी, जेनॉन का कोवेलेंसी 0 बोलना मतलब 0 तो पॉसिबल है ना, इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन का 0 ही है। अब कोवेलेंसी 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, हम लोग चलते एक टेबल बना देता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, कि हमें कैसे पता होगा, या फिर मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कि ये आगे जाके बहुत काम आ जाएगा जब स्टेटिक नंबर के डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो अगर अब जेनॉन का अगर समझ आ गया, तो हम लोग एक चार्ट बना के देखते हैं, एक चार्ट में बहुत कुछ समझ लेंगे। ठीक है, तो एक चार्ट बनाते हैं जो कि सब कुछ कवर करेगा। तो एक नॉर्मल चार्ट जो कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को, तो मैं जस्ट सेकंड, कुछ टाइम लगेगा मुझे चार्ट को फॉर्मेशन करने के लिए। तो पहली बात, जस्ट सेकंड, कुछ लाइंस, साथ साथ चार्ट तुम लोग भी बना लो, क्योंकि नोट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स को बनाना और नोट्स को रिवाइज करना सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट है, नोट्स को रिवाइज करना नोट्स बनाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, चल, बन गया। तो हाँ, अब देखो मैंने इधर क्या किया, इधर लिखा मैंने पीरियड नंबर, क्या लिखा, पीरियड नंबर मतलब पीरियड नंबर क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो पीरियड नंबर के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, उसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी, कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या आया, मैक्सिमम कोवैलेंसी और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन
नंबर, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर को ही तुम्हारे पास स्टेरिक नंबर बोला जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम लोग पहले चलते हैं कि पीरियड नंबर जब 1 है, पीरियड नंबर जब 1 है, तुम्हारे पास ऑर्बिटल क्या हुआ, तुम्हारे पास एक ही ऑर्बिटल आएगा, तुम्हारे पास जो कि है 1s ऑर्बिटल आएगा। अब देखो 1s ऑर्बिटल के मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें 2 ही रह सकता है। ये नहीं पूछ रहे हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 रह सकते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ ही तुम्हारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घुस सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुस सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी फिर 1 होगा। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तुम्हारे पास मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही बॉन्ड, तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इतना अगर क्लियर है, हम लोग चलते हैं अब सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए देखो, Just a second. हाँ, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए हो गया होगा। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए तुम बताओ, खुद सोचो ना, 2s 2p, जब तुम्हारे पास सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट में जब जाओगे तो तुम्हारे पास क्या है, फिर तुम, हाँ तुम्हारे पास 2s, सॉरी, जब तुम्हारे पास 2 है तो तुम्हारे पास इधर 2s भी प्रेजेंट है, इधर तुम्हारे पास 2p प्रेजेंट है, 2s और 2p, तो 2s में कितना ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, मैं शेल नंबर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ शेल्स के बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक 2s है और एक तुम्हारे पास 2p है, तो तुम्हारे पास 2s के साथ एक है ऑर्बिटल और 2p में 3 है, तो तुम्हारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर तुम्हारे पास 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो तुम्हारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तो सेकंड पीरियड जब मैंने लिखा था ना इधर की, एक्सेप्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट, देखो इधर तुम्हारे पास NS2 NP1,6 1 से 6, तो अगर तुम ऐसे जाओगे तो इधर टोटल मैक्सिमम 8 हो सकता है ना, 8 हो सकता है। तो तुम्हारे पास अगर सेकंड पीरियड में जाओगे तो तुम्हारे पास मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या आएगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी तुम्हारे पास पी ब्लॉक में, मतलब नॉर्मल केस में कितना आएगा, 4 ही आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 फॉर्मेशन हो सकता है, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में तुम्हारे पास क्या आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा, 3d आएगा, 3s 3p और 3d जब तुम आएगा तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसका 1, इसका 3, इसका 5, मतलब टोटल 8 आया। अगर तुम्हारे पास टोटल 8 आया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 4 आएगा, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 8 से ज्यादा बोल सकता हूँ, तो मैक्सिमम कोवेलेंस तुम्हारे पास 4 से ज्यादा आएगा। और इधर मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, और थर्ड पीरियड एलिमेंट तुम्हारे पास, फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्या बोला, फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमेशा 3 होता है। इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर हुआ, लास्ट में चलते हैं। लास्ट में जब तुम 4 5 के रेस्पेक्ट में बात करोगे, मतलब पीरियड नंबर जब तुम और ज्यादा बढ़ाओगे, अगर तुम पीरियड नंबर और बढ़ाने की कोशिश करो, मतलब फोर्थ और फिफ्थ में गया, तो हम मेरे पास क्या आएगा, हमेशा 8 से ज्यादा आएगा। और उसके बाद अगर मैं लिखूं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 से ज्यादा आएगा, तो मेरे पास मैक्सिमम कोवेलेंसी भी 4 से ज्यादा आएगा, और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 से ज्यादा आ जाता है। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन चार्ट है। मैंने इधर ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 6 क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे कंपाउंड्स का बहुत कुछ दिखाता है। अब मैक्सिमम कोवेलेंसी बहुत कंपाउंड्स का चेंज होता रहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। तो मैं इन जनरल क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बताया कि अगर तुम्हारे पास कोई फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, वो हमेशा अपना मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर एक छोड़ के दिखा ही नहीं सकता, उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी एक होता है। अगर तुम पीरियड नंबर 2 में जाओगे तो उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना आएगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी उसका 4 आ सकता है। और जब तुम मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए, ये याद रखना, ये हमेशा 6 होता है। ये इसका मैक्सिमम, क्योंकि 6 में तुम्हारे पास क्या आएगा, 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा, और 6 का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से वो उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इतना हम लोगों के पास एक जनरल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने खेल दिया, और जनरल क्लासिफिकेशन ये तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, ये तुम्हारे पास जो पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर बढ़ने की वजह से स्टेरिक नंबर में क्यों, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, सीधा सीधा सोचो ना। अगर मैं ऐसे एक डायग्राम बनाऊं,
हाँ, ये मान लो ये तुमने तुमने दो सेंट्रल एटम लिया, ये तुम्हारे पास दोनों सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का क्या हुआ, दोनों तुम्हारे पास ये जो है ये सेंट्रल एटम वन है, ये तुम्हारे पास सेंट्रल एटम टू है। अगर तुम साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ाओगे, इधर सेंट्रल एटम वन से सेंट्रल एटम टू में साइज बढ़ाया, और साइड एटम का मैंने क्या किया, साइड एटम साइज, साइड एटम का साइज मैंने क्या कर दिया, साइड एटम का साइज मैंने फिक्स कर दिया। साइड एटम का साइज फिक्स कर दिया, मैंने क्या किया, सेंट्रल एटम का साइज में क्या किया, इंक्रीमेंट किया। सेंट्रल एटम का जब साइज में मैंने इंक्रीमेंट किया, अब मान लो इधर साइड एटम एक है, इधर तुम्हारे पास साइड एटम दो है, इधर साइड एटम थ्री है, इधर साइड एटम फोर है, ये तुम्हारे पास चार साइड एटम है। तो इधर देखो, इधर इसके बीच में तुम नहीं घुसा सकते, इसमें बीच में घुसाओगे, इसके बीच में घुसाने की कोशिश करोगे, तुम्हारे पास रिपल्शन बढ़ते रहेगा। तुमने वही सिमिलर साइड एटम्स इधर लगाया, तो तुम इधर भी तो एक लगा सकते हो जो मिनिमम रिपल्शन में, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो। तो तुम्हारे पास जब भी तुम साइज एटम का, मैंने क्या किया, पीरियड नंबर बढ़ाने से बेसिकली तुम्हारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगा, तो इधर से इधर, इधर से इधर आने हुए तुम्हारे पास जो सेंट्रल एटम है, तुम्हारे पास जो सेंट्रल एटम है, इसका साइज भी क्या होगा, इसके इसका साइज भी बढ़ेगा। अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा, तो याद रखना, जब जब तुम साइड एटम का साइज तुम फिक्स रखोगे या फिर कांस्टेंट मान लोगे, तो तुम्हारे पास जो साइज ऑफ सेंट्रल एटम होगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम के बारे में बात करूं, साइज ऑफ सेंट्रल एटम ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक नंबर का, स्टेरिक नंबर का, या फिर तुम बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर का इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर तुम यही सिमिलर चीज मैं अगर बोलूं, तुमने क्या लिया, दोनों सेंट्रल एटम को इक्वल ले लिया, तुमने दोनों सेंट्रल एटम का सिमिलर ले लिया। अब तुमने क्या किया, साइड एटम का साइज को डिफर कर रहे हो, साइड एटम का तुमने क्या किया, पहले बात तो ये साइड एटम था, ये तुम्हारे पास चार इधर साइड, चार चार चार, मैं और थोड़ा सा अच्छे से कर दूं, मान लो इधर एक था चार, पांच, और इधर छह, छह सेंट्रल एटम्स था। अब तुमने क्या किया, सेंट्रल एटम का जो सी ए वन है और सी ए वन है, दोनों का सेंट्रल एटम ले लिया। अब तुमने साइड एटम का साइज बढ़ा दिया, साइड एटम का क्या किया, साइड एटम का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब तुम्हारे पास सेंट्रल एटम का साइज तो फिक्स था, मगर तुम्हारे पास जब जब तुम साइड एटम का साइज बढ़ा दोगे, तो तुम स्टेटिक रिपल्शन को, इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को बोलते हैं स्टेटिक रिपल्शन। स्टेटिक रिपल्शन मतलब कोई ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट है, उसके बीच में मतलब साइड एटम्स के बीच का रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन द साइड एटम्स, रिपल्शन बिटवीन रिपल्शन बिटवीन द साइड एटम्स। इसको इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमेशा मिनिमाइजेशन फैक्टर में रखना पड़ता है, इसको मिनिमाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर रिपल्शन फैक्टर बढ़ जाएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिपल्शन फैक्टर बढ़ेगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब जब तुम्हारे पास साइज ऑफ साइड एटम बढ़ जाएगा, साइज एटम बढ़ जाएगा, और तुम्हारे पास ये क्या लेना है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम टू बी फिक्स्ड, साइज ऑफ सेंट्रल एटम साइज ऑफ सेंट्रल एटम टू बी कांस्टेंट। तुमने जब ये किए, साइज ऑफ सेंट्रल एटम को तुमने जब कांस्टेंट कर लिया, हाँ, तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा स्टेरिक नंबर का। पहले केस में तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जब तुम साइज ऑफ सेंट्रल एटम को रिस्पेक्ट में बात करोगे, अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब तुम्हारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इन दोनों को मैं बॉक्स कर देता हूँ। हम्म, इसका और ये चीज, ये दोनों याद रखना। तो ये तुम्हारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत एक बेसिक टाइप का डेफिनेशन टाइप का हो गया। अच्छा, जब मैंने इधर एक पी इलेक्ट्रॉन्स का कर ही दिया, तो डी इलेक्ट्रॉन्स का भी एक दो एग्जांपल लेके छोड़ देते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स का क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी, शायद 30-40 मिनट्स का तो हो ही गया होगा, तो वीडियो का लेंथ अगर बढ़ गया तो डी ब्लॉक का एक छोटा सा देख डी ब्लॉक का देख के रख देते हैं। तो डी ब्लॉक का जब भी बात करो, अगर मैं वही सेम डेफिनेशन लिखने जाऊँ, for d block elements for d block elements डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में जब तुम बात करोगे, मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम कोवेलेंसी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन माइनस वन डी ऑर्बिटल, इन माइनस वन डी शेल, प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स इन इन एशियल इन एशियल मतलब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो n-1d प्लस ns। ये मिलके तो ये मिलके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास रहेगा, उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, ये तुम्हारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब तुम एग्जाम्पल में बात करते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं क्रोमियम का। क्रोमियम का एक कंपाउंड ले लो, CrO2Cl2 लेता हूँ। CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर में आऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, ये तुमने बना दिया। स्ट्रक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, बेसिक बेसिक सीखेंगे स्ट्रक्चर बनाना कैसे होता है। तो CrO2Cl2 में क्रोमियम का बताओ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 होता है, 3d5 और 4s1 होता है। 3d5 और 4s1 है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हो सकता है? 3d5 है और 4s1 है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी, इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना गया, या फिर इस कंपाउंड के लिए इसका कोवेलेंसी कितना गया? 6 गया। इतना क्लियर है? और एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैंगनीज का। मैंगनीज का एक कंपाउंड, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 होता है, 4s2 होता है। 3d5 4s2 होता है, ये जनरल कंपाउंड है मैंगनीज का। अगर मैं कंपाउंड का एग्जांपल दूं तो क्या हो सकता है? Mn2O7 हो सकता है। तो इसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 5 है। एस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 है। तो दोनों मिला के तुम्हारे पास कोवेलेंसी कितना हो जाएगा? कोवेलेंसी तुम्हारे पास हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है, अगर जिंक के लिए सोचो, जिंक के लिए तुम्हारे पास क्या होगा? जिंक के लिए 3d10 होगा, 3d10 और 4s2 होगा। तो इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हो सकता है? मैक्सिमम कोवेलेंसी का अगर बात करो तो इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी 12 हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब तुम लोग बोलोगे सर हमने तो 3D के बात किया और 4s का बात किया, 3D से तो 4p में जंप कर सकते हैं, मगर 3D से 4p में जंप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लिख लेना कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D to 4p is not possible, is not possible for d block elements. It's not possible for d block elements. It's not possible for d block elements because the energy difference, because the energy difference, because the energy difference between the 3D and 4p, between the 3D and 4p is very much less. Sorry, because impossible is very much high. इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो तुम्हारे पास ये जो हम लोगों ने जो बात कर ली है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का बेसिक इसमें, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का ये बेसिक होता है। और अगर तुम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करते हो तो प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ भी लिख लेना। हम लोग प्रॉपर्टीज मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज था उसका उल्टा प्रॉपर्टीज होगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम लोगों ने क्या देखा, पहले जब कोवेलेंट कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन किया कि इक्वल शेयरिंग अगर हो रहा है तो मेरे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मेरे पास अनइक्वल बॉन्डिंग का हो रहा है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मतलब अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। तो हमने पहले क्या देखा कि कॉमन एरिया में, मतलब बहुत बेसिक से स्टार्ट किया कि अगर मेरे पास कॉमन एरिया आएगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो कॉमन एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। कोवेलेंट मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक ही रहता है। और कोवेलेंसी के बारे में डिस्कस किया तो कोवेलेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये सब ना पॉइंट्स करके, बॉक्स करके, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिख देना जितना मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद कार्बन का ग्राउंड स्टेट देखा, और ग्राउंड स्टेट के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा कि एक्साइटेड स्टेट और कोवेलेंसी का बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, कि सब कुछ एक्साइटेड स्टेट होता है मगर कोवेलेंसी को के लिए एक ही पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट लेके हम लोग काम करते हैं। वो कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सिमिलर स्पिन स्टेट फैशन रहता है। इतना क्लियर है? ये हम लोगों ने एक बेसिक डेफिनेशन किया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, जेनॉन, इन सब के लिए देखे। और हम लोगों ने एक बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या नोट्स किया कि कोवेलेंसी हमेशा 2+2+2 करके इंक्रीमेंट होता है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, अब बताओ कि हम लोगों ने एक चार्ट देखे, ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ के बीच में ना, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड लिखा मैंने, इसके सबसे मतलब इसमें सब कुछ भूल जाना मगर ये चार्ट याद रखना, क्योंकि ये चार्ट आगे जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे पास जब भी पीरियड नंबर 1 होगा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मगर उसमें क्या होगा, तुम
सोचो कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही रह सकता है ना। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही रह सकता है तो उसमें क्या होगा, उसमें मैक्सिमम कोवेलेंस उसका एक ही हो सकता है। और हम लोगों ने एक और चीज क्या नोटिस किया कि हम लोग जब बोल देते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंस होता है, मगर हमेशा ट्रूथ नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने जब NH4 का बात किया, NH4 प्लस में क्या होगा, NH4 प्लस में नाइट्रोजन ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो बना लिए थे, मगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए थे। तो नाइट्रोजन का पास 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखोगे तो ये थोड़ा सा गलत होगा। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है कोवेलेंसी का, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसके बाद हम लोगों ने जब लास्ट देखा, लास्ट आते आते हम लोगों ने डी ब्लॉक का थोड़ा सा एग्जांपल देख लिया, और इधर से होता है तुम्हारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन का खत्म। इसके बाद हम लोग धीरे 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 सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिखूंगा कि बेसिकली लोगों के पास जो बेसिक फंडा क्लियर नहीं होता कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, और फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर्स बनाना कैसे होता है। सबसे ज्यादा कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर बनाना कैसे, स्ट्रक्चर बनाते कैसे है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को ये पता नहीं होता कि सेंट्रल एटम कौन होता है। कि एक स्ट्रक्चर तो बना के याद रखना पड़ता है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है, इसका तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, कोई बड़ा लंबा इतना छोटा, मतलब बहुत इजी टॉपिक है। जब तुम उसको ना एक एक टॉपिक वाइज जाओगे, तुम अगर कोशिश करोगे, तुम अगर जाओगे कि हमने तो सर एक बार में सीखना है कि ब्रिज बॉन्डिंग क्या होता है, वो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या सीखना है, तो कुछ समझ नहीं आएगा, ढंग का कुछ घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। तो धीरे धीरे चलो, दैट्स द बेस्ट मेथड, ठीक है। तुम लोग अगर हड़बड़ी में जाओगे सब कुछ गलत होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 6 में हम लोग क्या सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉर्मल चार्ज में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कि सेंट्रल एटम का सीखेंगे कि सेंट्रल एटम बेसिकली कौन सा है, और सेंट्रल एटम का लेके कुछ डेफिनेशंस और बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ साथ मैं उसका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर्स बेसिकली ड्रॉ करना क्या होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट तो कर ही देना, और उसके साथ साथ जो डाउट्स है ना, जो मतलब कमेंट सेक्शन को ऐसे बनाओ कि लोगों को एक वीडियो देखने के बाद उसका कमेंट सेक्शन में अगर वो जाए तो उसका डाउट सॉल्व हो जाए। तो जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में करना, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर सकते हो। मतलब लोग बहुत जेलस होता है कि एक लेक्चर अच्छा मिल गया, तो मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा लेक्चर अच्छा है, बाकी बहुत सारे लेक्चर्स अच्छे हैं, जिसको जैसा पसंद है। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, अगर मेरा लेक्चर से तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है तो ही देखो, नहीं तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही था केमिकल लेक्चर, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5। और बकवास करते हुए मतलब जेई पास आ रहा है तो थोड़ा सा मेहनत तो कर लो। ये बेसिकली जो लेक्चर्स है ये 2027 के लिए ज्यादा वैलिड है। 2026 का जो है उसके लिए मैं कोशिश करूंगा तो टेस्ट सीरीज लाने के लिए, या फिर मतलब इधर सॉल्व करने के लिए। मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है कि मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूं, तो मैं यही करूंगा। और पढ़ते रहो और स्टे हेल्दी स्टे सेफ। ओके, बाय।